नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देख रहे थे यूपी पीएससी एई और साथ में विजय स्टील एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी इसके सेट किए हुए हैं तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग प्रीवियस जितने भी हमने सेट्स कराए हुए हैं क्वेश्चन के, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। और साथ में हमने उसमें जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी बताए हुए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। और इसके अलावे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके जीके के, जिसमें कि आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, और साथ में आपके जो भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके, तो उसका हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी तैयार किया हुआ है, जो कि इसी एग्जाम को देखते हुए हमने बनाया हुआ है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, तो आप लोग वहाँ जाके बाय कर सकते हैं आप लोग। और साथ में करंट अफेयर का और इंग्लिश का भी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको जो है एग्जाम में उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगे आपको। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए आज के सेट नंबर 5 का आपका पहला क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 4 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। तो क्वेश्चन देखिए है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने जो लिया हुआ है, तो ये कौन से कंट्री से बोरो किया हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है हमने लिया हुआ है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी और आपके हैं, कि जो हमने जितने भी फीचर्स हमने बोरोड किए हुए हैं अदर कंट्री से, तो वो सारे लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनमें से मेजरली जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में आपका, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट जो आपका है यहाँ पे, तो सबसे मेजरली देखिए जो अधिकतर जो पोर्शन जो बोरोड किए गए हुए हैं, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। तो मोस्टली जो है यहाँ से बहुत सारे फीचर्स को बोरो किया गया है, जैसे आपका फेडरल स्कीम हो गया, इसके अलावा जो ऑफिस ऑफ गवर्नर का है, जुडिशियरी का है, या फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने बोरोड किया हुआ है। और वहीं पे जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इससे भी बहुत सारे फीचर्स जो है बोरोड किए गए हुए हैं। तो इनके रिलेटेड जो आपका जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप देखते हैं आज जो आज करंट सिचुएशन में, तो ये जो है हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया हुआ है। क्योंकि देखिए हमारा जो कंट्री था तो वो ब्रिटिश के ही अंडर में थी, वो ब्रिटिश के अंडर में ही हमने जो रूल किया हुआ था बहुत सारे समय तक यहाँ पे। तो सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं जैसा ब्रिटेन फॉलो करता है। और वहीं देखिए अगला है रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया हुआ है। इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम का हो गया, बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, सीएजी का ऑफिस का हो गया, या फिर जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स है, तो ये सारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरोड किया हुआ है। जिसमें कि इसमें आपका इंपॉर्टेंट आपका है, दैट इज इसमें आपको सिंगल सिटीजनशिप का है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ। और एक आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। फिर वहीं देखिए यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर जो हमने जो लिया हुआ है, जो बोरोड किया हुआ है, दैट इज है फंडामेंटल राइट्स है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि फंडामेंटल राइट जो हमने किससे बोरोड किया हुआ है, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरोड किया हुआ है। इसके अलावा और भी आपका जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट आपका है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है जो हमने लिया हुआ है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और सुप्रीम कोर्ट, तो ये सारे जो है आपके यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से है। फिर वहीं देखिए जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने लिया हुआ है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा का। इसके अलावा देखिए और भी आपका है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरोड किया हुआ है, दैट इज फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। और इसके अलावा जो आपका है इसमें वेस्टिंग ऑफ द रेसिडरी पावर एट द सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर और स्टेट। तो हम लोग जो है यहाँ पे फेडरेशन फॉलो करते हैं, इसमें कि सेंटर को ज़्यादा पावर दिया हुआ है एज स्टेट के कंपेरिजन में। तो ये हम लोग जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स आपके हैं, जैसे कि आपका कंकरेंट लिस्ट हो गया, और भी बहुत सारे। तो आपको जो है वो सारे डिटेल में देखना है तो आप लोग पॉलिटी वाला सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा और भी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है, इसके अलावा जो शेड्यूल्स है, या फिर जो आपके इस जो सोर्सेस है, तो ये सारा चीज़ हमने जो इम्पोर्टेंट जीके का जो हमने पीडीएफ तैयार किया हुआ है, तो सारा चीज़ उसमें इंक्लूड हमने किया हुआ है। इसी तरीके से हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, तो उन सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमने उसमें एक सम अप किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि हु स्टार्टेड द इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है, तो ये किसने स्टार्ट किया हुआ था।
तो देखिए जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है तो इसकी फॉर्मेशन की गई थी 29 अक्टूबर 1870 में बाय केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ये एक प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ही जो है इसका जो फॉर्मेशन किया हुआ था। तो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज केशव चंद्र सेन। तो इन्होंने ही स्टार्ट किया हुआ था इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। तो ये इसमें देखिए जो एसोसिएशन जो फॉर्म किए गए थे तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे कि जिनमें इनका मेन पर्पस था कि हम जो है इन सारे डिपार्टमेंट में काम करेंगे। तो जिसमें कि मेजरली 5 डिपार्टमेंट में जो है फोकस किया गया हुआ था, जिसमें कि थे आपका इसमें कि चीप लिटरेचर, दूसरा है फीमेल का इम्प्रूवमेंट के लिए, और साथ में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, और साथ में लिकर को बैन करने के लिए, और साथ में चैरिटी के लिए। तो इन सारे जो डिपार्टमेंट जो इनको इन्हीं के बेसिस पे इनका एम था कि इन पे फोकस किया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने जो है स्टार्ट किया हुआ था इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अ कमर्शियल पायलट। तो इंडिया के कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर है कि जो कि एक कमर्शियल पायलट भी थे। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो थे ये कमर्शियल पायलट भी थे, जो कि इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे अभी तक के। तो ये थे इंडिया के 7th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जो कि बाय प्रोफेशन ये एक पायलट थे। और ये जो है देखिए इन्होंने वर्क भी किया हुआ था एज ए पायलट। तो जो इंडिया का जो डोमेस्टिक नेशनल कैरियर था दैट इज इंडियन एयरलाइंस, तो जो शुरुआत हुई जिसकी 1968 में, तो उसी दौरान जो है ये पायलट थे उसके। और देखिए जो राजीव गांधी थे तो इन्होंने जो है कमर्शियल पायलट का इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था दिल्ली फ्लाइंग क्लब से। इन्होंने जब अपना पढ़ाई जो भी इन्होंने कंप्लीट कर लिया था यूनाइटेड किंगडम में, तो उसके बाद जो इनको लाइसेंस दी गई थी यहाँ से। फिर नेक्स्ट देखिए कि चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ विच मौर्यन रूलर। तो चाणक्य जो थे एक चीफ एडवाइजर थे किस मौर्यन रूलर के। तो देखिए जो मौर्यन जो साम्राज्य था तो इसकी जो स्थापना हुई थी, तो मेनली इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन था स्थापना करने के लिए, तो वो चाणक्य का ही मेजर रोल था इसमें। तो ये थे दैट इज आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके जैसे कि इन्होंने ही जो है बहुत सारा इन्होंने असिस्ट किया हुआ था बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि मेजरली जो है जो मौर्यन एम्पायर है इसको खड़ा करने के लिए चाणक्य का ही इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और ये जो है मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, तो सभी में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चाणक्य। तो आप जानते भी होंगे चाणक्य जो है इनकी नीति से भी फेमस है। चाणक्य की जो नीति है तो वो आज भी लोग यूज करते हैं इनका। नेक्स्ट देखिए कि मैथुर डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। तो मैथुर डैम जो है कौन से नदी पे बिल्ड की गई है। तो देखिए जो मैथुर डैम है जो कि ये एक स्टेनलर रिजर्वियर भी फॉर्म करती है, तो ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है कावेरी नदी पे, जो कि तमिलनाडु में आपका मैथुर डैम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी है, दैट इज ऑन कावेरी रिवर पे मैथुर डैम जो बिल्ड की गई है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स है या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि बनाए गए हैं वेरियस रिवर सिस्टम पे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ों को, और इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आप लोग इसको इजीली बता सकते हैं। और ये चीज़ हमने पीडीएफ में भी इंक्लूड किया हुआ है जो आपका ये ज्योग्राफी वाला जो रहेगा उसमें। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया आपका कि रिवर झेलम पे जो है जो इंपॉर्टेंट डैम या फिर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, तो इस पे है तुलबुल प्रोजेक्ट जो कि जो JNK में है, यूनियन टेरिटरी में। फिर अगला देखिए आपका है इसमें चेनाब नदी पे है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो डैम आपका है जैसे आपका बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती और रणवीर सागर हो गया। और वहीं पे रवि नदी पे देखिए जो इम्पोर्टेंट डैम है तो वो है रंजीत सागर डैम है, जिसको कि थीन डैम से भी जानते हैं हम लोग। और वहीं पे सतलज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है भाखड़ा नंगल डैम है, जो कि आपको गोविंद सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है इनको। और साथ में नपता जखरी जो हाइडल पावर प्लांट आपका है तो ये इसी पे सतलज नदी पे ही बनाई गई है। और वहीं पे ब्यास नदी पे है पोंग रिजर्वायर आपका है इसमें, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। और साथ में हरिके डैम है। फिर देखिए जो गंगा नदी है तो इस पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम है, जैसे टिहरी डैम आ गया जो कि इंडिया का ये सबसे हाईएस्ट डैम आपका है ये, तो ये उत्तराखंड में है। और उसके बाद देखिए आपका है दैट इज शारदा रिवर आपका, जो कि काली नदी के लिए इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे पंचेश्वर डैम है। इसके अलावा देखिए जो चंबल नदी है तो इस पे जो भी डैम या फिर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे है, जैसे गांधी सागर आपका जो कि मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर ये राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर है जो कि राजस्थान में है, और साथ में कोटा बैराज है। और वहीं देखिए जो रिहन जो रिहन डैम है तो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है रिहन नदी पे जो बनाई गई है जो कि ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की। तो यहाँ पे मेन आपका एक डैम है जैसे गोविंद बल्लभ सागर है जो कि रिहन डैम के नाम से भी जाना जाता है इसको। और वहीं पे नर्मदा नदी पे देखिए जो इंपॉर्टेंट जो डैम यहाँ पे है, तो पहला आपका यानी सरदार सरोवर डैम है जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो इन सभी में ये जो है इसके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जो डैम जो है आपका तो सभी में ये लाइक करती है। और अगला फिर देखिए आपका इंदिरा सागर, महेश्वर और उसके बाद ओमकारेश्वर जो कि ये मध्य प्रदेश में है। और वहीं पे तापी नदी पे देखिए जो इंपॉर्टेंट डैम है यहाँ पे दैट इज है काकरापार डैम है जो कि गुजरात में है, और साथ में उकाई डैम है जो कि गुजरात में ही आपका है। और वहीं गोदावरी नदी पे देखिए जो इंपॉर्टेंट डैम आपका है तो इसमें आपका है दैट इज
पोछाम्पड़ प्रोजेक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश का, और इसके अलावा जैकावादी प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का, और साथ में जो है लोअर साइलोरू प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश का है ये। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट यहाँ पे लीडर और साथ में जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट का है, यानी कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उस समय कौन से लीडर ने कहाँ से रिवोल्ट किया हुआ था, उनका सेंटर कहाँ पे था, तो आपको जो है इसको सेलेक्ट करके कोड को मैच करना है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुंवर सिंह, नाना साहेब, हजरत महल, और यहाँ पे दिया आपका अहमदुल्ला दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग प्रॉपर मैच करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुंवर सिंह है तो इनका जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट था तो वो बिहार था। तो यहाँ पे ए जो आपका होगा तो वो जो है टू के साथ मैच करेगा आपका। तो ए देखिए टू में आपका केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। तो दो में है, एक बड़ा आप देख लीजिए, नाना साहब जो है तीन का जो सेंटर रिपोर्ट था तो वो कानपुर था। तो इसका देखिए आपका होगा दैट इज बी का फोर के साथ मैच आपका होगा। तो बी का फोर देखिए केवल ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ और सी में भी दिया हुआ है, तो यहाँ और आपको मैच करना होगा। जो हजरत महल है तो इनका जो सेंटर रिपोर्ट था दैट इज लखनऊ, तो इनका देखिए सी का थ्री के साथ मैच होगा। तो सी जो है आपका थ्री दिया हुआ आपका केवल ऑप्शन ए में ही आपका दिया हुआ है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और वहीं पे जो अहमदुल्ला है इनका जो सेंटर और बोलते दैट इज फैजाबाद, तो डी का आपका वन के साथ मैच होगा, तो डी का वन यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है इन सभी को याद रखना है, यहाँ पे सेंटर और रिवोल्ट भी याद रखना है कि कौन कहाँ से इन्होंने जो सेंटर बनाया हुआ था अपना। तो ये भी आपसे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ, तो ब्रोंज जो है ये अलॉय किसका है, तो देखिए जो ब्रोंज आपका है तो ये कॉपर और टीन का ये अलॉय है, तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए और भी जो इम्पोर्टेंट अलवाह हैं जिनमें कि कॉपर एक मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी कि ये जो रहता है सभी में प्रेजेंट रहती है, तो उनमें आपका मेजरली है जैसे ब्रास आपका है, तो ये अलवाह है आपका कॉपर और जिंक का, जिसमें कि कॉपर का ज़्यादा रहता है, इसमें 70% कंट्रीब्यूशन रहता है और जिंक का 30% रहती है कंपोजिशन। और वहीं देखिए अगला ब्रॉन्ज है जो कि पूछा गया था, तो ये कंपोजिशन है आपका कॉपर और टीन का, तो इसमें भी कॉपर का ज़्यादा कंपोजिशन रहती है 88% लगभग। और वहीं देखिए जर्मन सिल्वर आपका है तो ये कंपोजिशन है कॉपर, जिंक और निकेल का। फिर वहीं रोल्ड गोल्ड जो आपका है तो ये कॉपर और एल्यूमिनियम का है, और गन मेटल जो आपका है तो ये कॉपर और टीन और जिंक का आपका है। वही बेल मेटल जो है तो ये कॉपर और टीन का है, जो कि यूज़ किया जाता है बेल्स या फिर जो आइडल्स रहते हैं उन सभी को बनाने में। फिर नेक्स्ट देखिए कि द प्लानेट विद द शॉर्टेस्ट ईयर इज, तो प्लानेट वो कौन सा जिसका सबसे कम समय होती है अपना जो रोटेशन करता है, यानी कि जो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है मार्स, वेनस, अर्थ या मरकरी। तो ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी दैट इज मरकरी है। तो प्लानेट आपका जिसका शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन यानी कि शॉर्टेस्ट जो ईयर रहता है तो वह है मरकरी आपका, जिसका है ओनली 88 अर्थ डेज है, यानी कि जो अर्थ पे आप लोग जो डे और नाइट यहाँ पे देखते हैं तो टोटल जो अर्थ का लगता है पूरा कंप्लीट करने के लिए दैट इज 365 डेज लगती है, तो वहीं पे जो मरकरी है तो ये अपना जो पूरा कंप्लीट करता है 88 अर्थ डेज में। तो इस तरीके से इस सबसे जो शॉर्टेस्ट जो लगती है तो वह है मरक्यूरी का। और आप जानते हैं कि अगर आप जो सोलर सिस्टम है तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी कि अगर आप सन से देखते होंगे डिस्टेंस पे तो मरकरी जो है आपका सबसे पहले आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो टाइम जो रहेगा कंप्लीट करने का तो वो कम ही लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी प्लानट है उसका कितना मतलब इनका ऑर्बिटल पीरियड रहता है, पीरियड रहती है इनके, टाइम रहती है। तो मरकरी का है इनका देखिए लगभग 88 डेज लगती है, इसके बाद फिर वेनस का है दैट इज 224 डेज है। और वहीं पे जो आपका अर्थ है तो इसका लगता है लगभग 365 डेज, और इसके अलावा जो मार्स है तो इसका लगता है 687 डेज। बाकी आप और भी देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सभी का याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग मार्स का मरकरी का याद रखिए और साथ में अर्थ का तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए कि एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय दी, तो देखिए जो नेशनल इनकम है तो इसका जो भी एस्टिमेट होते हैं तो ये किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया में देखिए जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसे देखिए अब जो है इसका नाम बदल कर रख देगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दी गई है। तो ये जो है नेशनल इनकम को फॉर्मुलेट करती है यानी कि एस्टिमेट करती है। नेक्स्ट देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट जो है तो ये कंपाउंड होते हैं किसके, तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट रहता है तो ये एक बायोमोलिकुल्स है जो कि आपका कंपाउंड होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो राइट आंसर देखिए इसमें आपका हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन नहीं रहता है आपका यहाँ पे, बाकी इसमें दिया हुआ है कार्बन नाइट्रोजन नहीं रहता है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं रहती है, लेकिन ऑक्सीजन भी आपका रहता है तीन मेनली। तो यहाँ पे हम लोग इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है तो ये एक बायोमोलिक्यूल है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका देखिए जो रेशियो रहता है इनका 1:2 का रेशियो रहती है, 1:2:1 का रेशियो रहती है, जिसमें कि हाइड्रोजन 2 रेशियो में रहेगा और कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में रहेंगे।
तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है तो ये एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहती है आपकी। तो जिससे कि हमें कोई भी, मान लीजिए हम लोग फूड सब्सटेंस खाते हैं, कोई भी ईट करते हैं, तो मेनली जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो उसी से हमें एनर्जी मिलती है, लगभग 50 से 70% तक। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, जो कि मेनली ये मिल्क में फाउंड होते हैं ये। और मेन जो सोर्स है आपका कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है, तो वो आपको जैसे वीट हो गया, राइस है, पोटैटो है और बनाना हो गया। तो इनमें जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। और देखिए कार्बोहाइड्रेट के भी वेरिएशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका मोनोसेचेराइड हो गया, डाइसेचेराइड और पॉलीसेचेराइड हो गया। तो इनका जो क्लासिफिकेशन होता है मोनोसेचेराइड में, कि जो मोनोसेचेराइड आप करेगा तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहती है। और देखिए सिंस ये बायोमोलिक्यूल रहते हैं तो इसके अंदर में मान लीजिए कि अगर और आपका जैसे डाइसेचेराइड है, तो इसके अंदर में जो है आपका दो मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेचेराइड यूनिट से मिलकर बनता है आपका डाइसेचेराइड। तो इसमें एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोसेचेराइड का एग्जांपल कौन कौन सा है, तो ये आपका रहेगा दैट इज ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो आपका रहता है तो ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर आपका रहता है और ये आपका मोनोसेचेराइड है। और वहीं डाइसेचेराइड की बात करते हैं तो एग्जांपल आपका इसका दैट इज सुक्रोज और माल्टोज। और वहीं पे पॉलीसेचेराइड जो आपका है, तो पॉलीसेचेराइड जो आपका रहते हैं तो इसमें जो है बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोसेचेराइड यूनिट जो है मिल के बनाते हैं ये। तो इसका एग्जांपल आपका है पोलोसेचेराइड का स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया और चिटिन हो गया। तो ये सारे जो है आप लोग इसको भी याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि सेल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो सेल थ्योरी जो है तो ये किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? तो देखिए जो सेल थ्योरी है तो ये सेल्ड्रिन और सिवान इनके द्वारा ये दिया गया था सेल थ्योरी। तो मेनली सेल थ्योरी क्या होता है और सेल जो है किस टाइप्स की, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, और भी जो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं इनसे रिलेटेड, तो ये सारा चीज़ हमने बायोलॉजी वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग डिटेल देख सकते हैं। तो सिंपल इसका आंसर आपका हो जाएगा कि किसने प्रोपाउंड किया हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, दैट इज सेल्डर एंड सिवान। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो आपका ये सीरीज चलता रहेगा आपका एग्जामिनेशन तक, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के मौके, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमने देखिए ऑलरेडी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स का, जिसमें कि आपको स्टैटिक जीके के और साथ में जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, तो उनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो इन सभी का जो है हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। और साथ में जो है हमने करंट अफेयर का और साथ में एक हमने इंग्लिश का भी पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है। तो सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।